हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो शुरू करते हैं आज के कहानी प्यार के इम्तिहान भाग 7। आदित्य की बाहों में ईशानी। अब आदित्य उस जगह पर आया जहां आशा ने ईशानी को छोड़ा था। वह टॉर्च लेकर ईशानी को इधर उधर ढूंढने लगा। ऐसे ही ढूंढते हुए थोड़ी दूरी पर उसे कुछ कांच की टूटी हुई चूड़ियां दिखाई दी जो ईशानी की ही थी। आदित्य उन्हें फौरन पहचान गया। अब तो उसे यकीन हो गया था कि ईशानी किसी मुसीबत में है। तभी उसे कुछ टूटी हुई डालियां और मिट्टी पर किसी के लुढ़कने के निशान मिले। यह डालियां तब टूटी थी जब ईशानी ने अपने बचाव के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि ईशानी किसी खतरे में है। वह जरूर नीचे की तरफ लुढ़क गई होगी और अपने बचाव के लिए उसने इन डालियों को पकड़ने की कोशिश की होगी। वह धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगा और जब वह नीचे उतर आया तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। उसने मन ही मन कहा, कहाँ हो तुम ईशानी? तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है और वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ गया। पर थोड़ी ही दूर जाकर आवाज़ आनी बंद हो गई। उसे फिर से समझ नहीं आया कि वह किस तरफ जाए। अब तो बारिश भी तेज़ हो गई थी और बिजली भी कड़क रही थी। पर जब जब बिजली कड़कती उसे उसे ईशानी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती। अब तो ईशानी की आवाज़ उसे बहुत पास से आ रही थी, पर उसे ईशानी कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी फिर से बिजली कड़की और ईशानी की आवाज़ उसको ठीक अपने पीछे से सुनाई पड़ी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे ईशानी एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठी हुई दिखाई दी। ईशानी को देखते ही उसने ज़ोर से ईशानी को आवाज़ दी। जैसे ही ईशानी ने अपना नाम सुना, उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने ही उसे आदित्य अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। आदित्य को देखते ही ईशानी फौरन खड़ी हो गई और अपनी नम आंखों से उसे देखने लगी। आदित्य जैसे ही ईशानी के पास पहुंचा, ईशानी जल्दी से उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। ईशानी को रोता हुआ देखकर आदित्य को भी अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। उसने भी अपनी बाहें ईशानी के चारों तरफ लपेट दी और कसकर उसे गले लगा लिया। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला था। वही जानता था कि जब से ईशानी के घर ना आने की बात सुनी थी, उसका क्या हाल हुआ था। ना जाने कितनी ही बार उसने अपने आप को कोसा था कि क्यों वह उसे बाजार में अकेला छोड़कर आ गया, क्यों उसके साथ नहीं गया। ईशानी को अपने गले लगाकर उसके दिल को कितना सुकून मिल रहा था, यह वही जानता था। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगने के बाद आदित्य ईशानी को अपने से दूर करता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आई? तब ईशानी उसे पूरी बात आदित्य को बताई कि कैसे बकरी के बच्चे को बचाते समय उसका पैर फिसल गया और वह यहाँ गिर गई। थोड़ी ही देर में आदित्य उसे संभाल कर वहाँ से बाहर निकालता है और सड़क पर ले आता है। जब से ईशानी उसे मिली थी तब से एक पल के लिए भी उसने ईशानी का हाथ नहीं छोड़ा था। ईशानी ने भी कसकर आदित्य का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आदित्य को इस गांव के ज़्यादातर रास्ते पता थे क्योंकि वह अक्सर इस गांव से अपने घर जाया करता था। जैसे ही आदित्य और ईशानी घर पहुंचे, पूरन और आशा उन्हें दरवाजे पर ही खड़े हुए मिल गए। ईशानी को देखते ही आशा उसके गले लगकर रोने लगी। ईशानी को खो जाने से आशा बहुत घबरा गई थी, इसलिए ईशानी को देखते ही वह उसके गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। आशा बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको ऐसे रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इस पर ईशानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब तो होना ही था क्योंकि मैं जो अपने आप को ज़्यादा बहादुर समझ रही थी और सारी बात दोनों को बताती है। उसकी बात सुनकर पूरन बोला,
भाभी आप ठीक तो है ना? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? इस पर ईशानी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप लोग भी घर जाओ और आराम करो। तभी ईशानी को कुछ ध्यान आता है और वह आशा से पूछती है, क्या दादाजी और दादी जी को मेरे बारे में पता है? इस पर पूरन कहता है, नहीं, भैया ने हमें उन्हें बताने से मना किया था, इसलिए हमने उनसे कह दिया कि आप लोग थक गए हैं और अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ईशानी बोली, यह तुमने सही किया, नहीं तो वह भी परेशान हो जाती। आशा ने कहा, आप लोग भी कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं आप दोनों का खाना कमरे में ही ले आती हूँ। तभी आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम दोनों भी अपने घर जाओ, काफ़ी रात हो गई है, हम अपने आप खाना ले लेंगे। उसकी बात सुनकर पूरन और आशा अपने घर चले गए। आदित्य भी ईशानी को लेकर कमरे में आ गया और उसे चेंज करने का भूलकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में आदित्य खाना लेकर कमरे में आया, तब तक ईशानी ने अपने कपड़े बदल लिए थे। आदित्य ने ईशानी को खाना खाने को कहा और खुद चेंज करने बाथरूम में चला गया। जब वह वापस आया तो देखा खाना वैसे ही रखा हुआ है और ईशानी कुछ सोच रही है। आदित्य ईशानी के पास आया और बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इस पर ईशानी बोली, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। यह सुनकर आदित्य ईशानी को देखने लगा। तभी ईशानी अपनी बात को सही करते हुए कहती है, वो मेरा अकेले खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। उसकी बात सुनकर आदित्य उसके सामने ही बैठ गया और दोनों ने साथ में ही खाना खाया। अब दोनों के सामने फिर से वही परेशानी आ गई कि सोई कहाँ। आदित्य कुर्सियों की तरफ बढ़ गया और ईशानी बेड पर लेट गई। आज के हादसे के बाद ईशानी को डर लग रहा था। वह यही सोच रही थी कि अगर आदित्य नहीं आता तो वह अब भी उस जंगल में डर से कांप रही होती। यही सोचकर अचानक उसकी नज़र आदित्य पर चली गई, जो उन दोनों कुर्सियों पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर ईशानी हिम्मत करके आदित्य से बोली कि आप भी यहीं बेड पर सो जाइए। ईशानी के यह शब्द सुनते ही आदित्य ईशानी की तरफ देखने लगा। ईशानी ने अपने शब्दों को सही करते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि आप बेड के उस कोने पर सो जाइए और मैं इस कोने पर सो जाऊंगी। ईशानी की बात सुनते ही आदित्य कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ ईशानी के पास आने लगा। यह देखकर ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज़ आई, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, अगर आपको कुछ भी गलत करना होता तो कल रात ही कर लेते, कल भी तो हम साथ में ही सोए थे। दरअसल ईशानी को कल रात की सभी बातें याद थी। ईशानी का आदित्य के गले लगना, आदित्य का प्यार से ईशानी को संभालना, दोनों का एक साथ सोना। उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर वह चुपचाप बेड की तरफ ले फिर वह चुपचाप बैठ के दूसरी तरफ आकर लेट गया। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी, मगर नींद जैसे उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार दोनों को नींद आ ही गई। आधी रात के समय आदित्य को अपने सीने पर कुछ भारी महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोल कर देखी तो ईशानी उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी और एक हाथ से उसने आदित्य को पकड़ रखा था। ईशानी को अपने इतने करीब देखकर आदित्य को अपने दिल में हलचल सी महसूस होने लगी। उसका गला सूखने लगा। उसने ईशानी को अपने आप से दूर करने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह जितना ईशानी को अपने से दूर करता, ईशानी उतना ही उसके करीब आ जाती। हार कर आदित्य ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और मन ही मन कहा, मुझे इस मन ही मन बोला, इसे मुझसे खतरा नहीं बल्कि मुझे इससे खतरा है।
और एक गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करने लगा। मगर ईशानी का इतना करीब होना उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। उसने ईशानी के चेहरे की तरफ देखा, जो इतना मासूम लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने टेडी बियर को पकड़कर सो रहा हो। उसे देखकर आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक बार तो उसका मन किया कि वह ईशानी के चेहरे को अपने होठों से छू ले, पर यह ख्याल उसने फौरन अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ देर वह इसी तरह ईशानी को देखता रहा, फिर ईशानी को अपने सीने से लगाकर सुकून से सो गया। अगले दिन सुबह ईशानी की आंख आदित्य से पहले खुल गई। उसने देखा आज भी वह आदित्य के सीने से लगकर सो रही है, पर आज आदित्य ने भी उसे पकड़ रखा था। यह देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी आदित्य भी नींद से जाग गया। ईशानी को इस तरह शर्माते हुए देखकर आदित्य फौरन बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। मगर इस समय उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे ईशानी देख नहीं पाई। दोनों जब तैयार होकर बाहर आए तो आदित्य और दादाजी उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। दादाजी ने उन्हें कुछ खाने का सामान देते हुए कहा कि रास्ते में खा लेना। आदित्य और ईशानी दादाजी से विदा लेकर अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगा आपको मेरी कहानी का यह भाग? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें।